एक ऐसा बच्चा जिसके पैदा होते ही वह करोड़ों का मालिक बन जाता है। एक ऐसी कंपनी जिसके मार्केट में आते ही मार्केट में हलचल मच जाती है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में जब सारी दुनिया इंटरेस्ट रेट कट, डिजिटल लोन, फिनटेक की बात कर रही थी, वहीं एक कंपनी के मालिक ने एक नई चाल चली और एक नई कंपनी की शुरुआत की। क्या ये कंपनी इस फील्ड में बजाज फाइनेंस को टक्कर दे पाएगा? क्या नेक्स्ट बजाज फाइनेंस बन पाएगा? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इस स्टॉक का नाम है जियो फाइनेंस सर्विस। क्या ये एक बबल है या फिर यह सच में एक नेक्स्ट बजाज फाइनेंस जैसा काम करके दिखाएगा? तो इस वीडियो में हम लोग सारी चीजें डिटेल्स एनालिसिस के साथ जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल चंद्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टी फॉर ट्रेडर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं यहाँ जो भी वीडियो बनाता हूँ केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए होता है। कोई भी कॉल टिप रिकमेंडेशन यहाँ पे मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा या फिर आप अपना खुद का रिसर्च करके ही इन्वेस्ट कीजिएगा। किसी भी वीडियो के माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान ना कीजिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियो फाइनेंस सर्विस के बारे में। क्या ये कंपनी आपको करोड़पति बना सकता है? ये स्टॉक फाइनेंशियल ईयर 2025 में बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी लेकर आया था। क्या ये हमारी उम्मीदों पे कायम रहेगी या हमारी उम्मीदों को तोड़कर चली जाएगी? तो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। पहले कंपनी का परफॉर्मेंस जानेंगे, उसके बाद हम कंपनी का पॉजिटिव साइड जानेंगे, नेगेटिव साइड जानेंगे, कंपनी का फ्यूचर प्लानिंग क्या है ये जानेंगे, रेड फ्लैग जानेंगे, उसके बाद थोड़ी सी कंक्लूजन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग पता है, जियो फाइनेंस रिलायंस इंडस्ट्री का ही पार्ट है। ये 2023 में तो लॉन्च हुआ था पर 2024 में कुछ खास करके नहीं दिखाया। हाँ, बट इसका असली गेम गेम प्ले 2025 में स्टार्ट होने वाला है। तो अगर हम इसकी कोर बिजनेस की बात करें तो यह बैंकिंग सेक्टर में काम करेगा, लोन सेक्टर में काम करेगा, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काम करेगा और खुद का इसका जियो फाइनेंस का एक एप्लीकेशन है। जियो ने ब्लैक रॉक के साथ 2000 करोड़ से भी ज्यादा का इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया है जॉइंट वेंचर के साथ, जो कि जियो फाइनेंस के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है। जियो फाइनेंस ने रिटेल और एसएमई को लोन देना स्टार्ट कर दिया है। माइक्रो लोन, ईएमआई, बाय नाउ पे लेटर, ये सारी सुविधाएं जियो अभी देने वाला है। तो इससे जो इंटरेस्ट मिलने वाला है ये सारे इनके प्रॉफिट होने वाले हैं। कहने का मतलब पूरे की पूरे ये जियो हमारे फाइनेंस सेक्टर के होने वाले हैं और इन फ्यूचर ये हो सके तो स्टॉक मार्केट में भी अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं, अभी इसकी बात अभी करंटली रिलायंस ने या जियो ने नहीं की है, तो आगे देखते हैं ये क्या क्या काम आगे और करने वाली है। बट अभी नॉर्मल काम करेगी, जैसे बैंकिंग सेक्टर का हो गया, लोन सेक्टर हो गया, इन्वेस्टमेंट, ये सारे काम अभी ये करने वाली है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि बिना रोड मैप के अगर कोई भी काम करोगे तो हमेशा डूबोगे। और आपको पता है कि अंबानी उनमें से नहीं है, वो हमेशा एक रोड मैप के साथ ही उतरते हैं और ये सारी प्लानिंग उनके रोड मैप के हिसाब से चल रही है। तो आगे देखते हैं अंबानी जी का और क्या क्या इसमें प्लान है। इसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि जियो फाइनेंस और अच्छा कर पाएगा या नहीं, इसका फ्यूचर ब्राइट है या नहीं। सारी चीजें हम फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा, बट अभी जो हमारे पास डाटा है इसके हिसाब से इस वीडियो को हम लोग एनालिसिस करेंगे। अगर हम इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर 3 में एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें करते हुए देखने को मिला है, जिसका रेवेन्यू 410 करोड़ के आसपास होने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे कंपनी की तरफ से देखने को मिला है। और अगर हम इसकी रेवेन्यू की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें, तो इसने 390 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे हमें करके दिखाया है। अगर हम रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये जबरदस्त यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि कंपनी अभी अभी स्टार्ट हुआ है 2023 के आसपास और अभी भी कंपनी ऑल ओवर प्रॉफिट में यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर हम जियो फाइनेंस की लोन बुक की बात करें तो अभी लोन बुक इनका बहुत छोटा है। 2025 में, फाइनेंशियल 2025 में क्वार्टर 4 में इन्होंने अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन और डिजिटल लोन देना स्टार्ट किया है, तो इसका परफॉर्मेंस हमें आगे वाले क्वार्टर में देखने को मिलेगा, अगले एनुअल रिपोर्ट में देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं ये लोन बुक कितना अपना बड़ा कर पाते हैं और कितना प्रॉफिट वहां से जनरेट कर पाते हैं। सारी डिटेल्स हमको अगले क्वार्टर में देखने को मिल जाएगा। अभी कंपनी की बात करें तो कंपनी के पास 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का लिक्विडिटी है। कहने का मतलब कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो कुछ भी काम अभी कर सकता है, किसी भी तरीके से उसे कैपिटल की कमी नहीं होने वाली। और जैसे कि रिलायंस है, आपको पता ही इतना बड़ा कंपनी, उसके पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, तो किसी भी प्रकार से अपने जियो फाइनेंस को आगे लेकर के चला जाएगा और वहां से एक अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट कर लेगा। तो देखते हैं कंपनी हमें कितना प्रॉफिट जनरेट करके दिखाता है, कितना नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिखाता है और स्टॉक प्राइस कहाँ तक चला जाएगा, ये हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा।
तो बढ़ते हैं हम लोग वीडियो पे आगे। जियो फाइनेंस में हाइप ज़्यादा थी और हकीकत अभी देखना बाकी था। कहने का मतलब जियो फाइनेंस जब लॉन्च हुआ तो लोगों को लगता था कि 2016 में जो हमारा जियो का सिम आया था, जियो का टेलीकॉम आया था, वो जैसा ग्रोथ दिखाया, उनको लगने लगा कि सेम वैसा ही जियो फाइनेंस भी करके दिखाएगा। बट क्या आपको लगता है कि जैसे कि टेलीकॉम कर दिखाया वैसा फाइनेंस सेक्टर करके दिखाएगा? नहीं, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर धीरे-धीरे बढ़ता है और टेलीकॉम का ग्रोथ इंस्टेंट हुआ था। बट ऐसा सेम टू सेम यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर में देखने को नहीं मिलेगा। फाइनेंस सेक्टर हमेशा धीरे-धीरे ग्रोथ करते हुए जाता है। तो देखते हैं जियो फाइनेंस हमें और कितना अभी हकीकत दिखाने वाला है। क्या जो हमारा हाइप था उस पे खरा उतरता है या नहीं? अगर हम जियो फाइनेंस की फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर स्टडी की बात करें, तो अगर मैं आपको बताऊं कि अभी जो आपने देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर था। कहने का मतलब अभी कंपनी ने केवल फाउंडेशन बेस स्टार्ट किया है, बिल्डिंग खड़ा होना भी बाकी है। इसका रीजन मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फाइनेंशियल ईयर 2025 के दूसरे 6 महीने में जियो फाइनेंस अपने कोर कंज्यूमर बेस को लोन देना शुरू करेगा। लोन कैसा होगा, किस तरीके से दिया जाएगा, आगे मैं बताने वाला हूँ। तो जो जियो यूजर हैं उनको ईएमआई ऑफर दिया जाएगा। वहाँ पे कुछ शॉपिंग का ऑप्शन रहेगा, वहाँ से आप ईएमआई का ऑप्शन एक्सेप्ट कर सकते हैं। छोटे छोटे खर्चों के लिए बाय नाउ पे लेटर का यूज किया जाएगा और डिजिटल लोन भी दिया जाएगा। कहने का मतलब बिना किसी ब्रांच के, बिना किसी कागजात के पूरे डिजिटली तरीके से लोन दिया जाएगा। और ये केवल शहर तक सीमित नहीं रहेगा, इसको गांव गांव तक पहुंचाने की कोशिश किया जाएगा, जिससे प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और गांव के साइड या फिर आप देखा जाए तो यहाँ पे लोन की सुविधा बहुत कम होती है। अगर जियो उस फैक्टर को पकड़ता है, उस चीज को पकड़ लेता है और गांव पे लोन प्रोवाइड करना शुरू करता है, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये एक फ्यूचर प्लान जियो की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। जियो फाइनेंस और ब्लैक रॉक मिल करके एक म्यूचुअल फंड जॉइंट वेंचर स्टार्ट किए हैं। इसमें ये दोनों मिल करके 3000 करोड़ से भी ज्यादा कैपिटल लगाने वाले हैं और इसमें आपका सारे म्यूचुअल फंड पे काम किया जाएगा। जैसे कि बड़े बड़े कंपनियां म्यूचुअल फंड काम करते हैं, ये पहले पैसिव म्यूचुअल फंड स्टार्ट करेंगे, जैसे इंडेक्स पे, ईटीएफ पे, ये सारे म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने वाले हैं। ये फाइनेंशियल ईयर 2025 के लास्ट तक ये स्टार्ट हो जाएगा इनका म्यूचुअल फंड। तो देखते हैं यहाँ से कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। बाकी इनका फ्यूचर प्लानिंग म्यूचुअल फंड की तरफ जाना बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था कि शायद ये स्टॉक मार्केट में ब्रोकर का भी काम करने वाले हैं, तो देखते हैं आज म्यूचुअल फंड पे आ सकते हैं, फ्यूचर में ब्रोकर ब्रोकर भी बन सकते हैं, जिससे हमें और अच्छा खासा हम लोग को सर्विस देखने को मिल सकता है। बाकी इनका फ्यूचर प्लान है, फ्यूचर में पता चलेगा, देखेंगे हम लोग आगे। जियो फाइनेंस का फ्यूचर के प्लान है इंश्योरेंस की तरफ घुसना, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और हमारे प्रोडक्ट के इंश्योरेंस। कहने का मतलब इंश्योरेंस के फील्ड में जो भी चीज़ आते हैं सारे इंश्योरेंस पे ये अपना बिजनेस बढ़ाने वाले हैं। तो इंश्योरेंस का फील्ड बहुत अच्छा है, जैसे कि आप लोग को पता होगा। तो यहाँ से भी जियो फाइनेंस बहुत अच्छा करके दिखा सकता है और जो हमारे कॉम्पिटिटर है उनको अच्छा खासा कॉम्पिटिशन दे सकता है और सारे को बीट करके ये टॉप बन सकता है। तो देखते हैं आगे अपने इंश्योरेंस सेक्टर में क्या ये अच्छा कर पाएगा। बट इनका फ्यूचर प्लानिंग यहाँ भी देखा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फाइनेंस फील्ड में इंश्योरेंस बहुत अच्छा होने वाला है। अब फ्यूचर प्लानिंग की बात करें तो रिलायंस जिसमें हाथ डालेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो आसानी से फैल होगा। कहने का मतलब अगर आपको पता होगा रिलायंस इतना बड़ा मार्केट कैप्चर कर रखा है, लगभग 450 मिलियन से भी ज्यादा इनके पास डाटा है यूजरों का। तो कहीं ना कहीं इनको पता है कि किसको क्या पसंद है, किनको क्या चाहिए, किनको किसकी जरूरत है, किनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, किनका बेकार है। तो ये सारी चीजों का यूज करके अपने फाइनेंस सर्विस को बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि अगर डाटा है और उनका पता है कि सामने जो हमारे कंज्यूमर है या जो भी क्लाइंट है उनका कंडीशन क्या है, तो उनके हिसाब से उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है, उनको इंश्योरेंस बेचा जा सकता है, उनको सारी चीजें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सारी चीजें किया जा सकता है। तो इसके बेस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे जियो फाइनेंस में करते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ऑल ओवर इनका फ्यूचर बहुत अच्छा ब्राइट मुझे नजर आ रहा है। तो चलिए हम जियो फाइनेंस की कुछ पॉजिटिव साइड की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग पॉजिटिव साइड में सबसे पहले बात करें तो जैसे मैंने अभी बताया, डाटा। कहने का मतलब रिलायंस के पास बहुत ज्यादा डाटा पड़ी हुई है, इस डाटा के यूज करके ये अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से सेल्स कर सकते हैं। तो ये जियो फाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छा फैक्टर होने वाला है। जियो जॉइंट वेंचर किया है ब्लैक रॉक के साथ, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इसका फैक्टर आपको देखने को मिल जाएगा, इसका इम्पैक्ट मार्केट पे आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ग्लोबली ये म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट का काम करने वाले हैं। तो ऑल इंडिया, ऑल ग्लोबल, ऑल वर्ल्ड सारी चीजों से यहाँ से इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव साइड होने वाला है। तो देखते हैं कैसा इम्पैक्ट इसको मार्केट करता है और कैसे कैसे स्टॉक पे प्राइस हमको देखने को मिल जाएगा। अगर
अच्छा इम्पैक्ट करेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा, तो मार्केट पे हमके एक बुलिश सेंटिमेंट देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगा फाइनेंशियल ईयर 2025 के एंड में। कहने का मतलब फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले क्वार्टर में हमको रिजल्ट आना मिलना शुरू हो जाएगा। हाई लिक्विडिटी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कंपनी के पास 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कैश पड़ा हुआ है। तो ये मार्केट पे कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कैपिटल शॉर्टेज इनको नहीं कर पड़ने वाला। तो ये भी बहुत अच्छा यहाँ पे जियो के लिए होने वाला है और ये पॉजिटिव साइड है क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी आता है लिक्विडिटी की। कहने का मतलब हाथ पे कैपिटल नहीं रहता जिसके कारण कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में समस्या आती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जियो इसको मैनेज करने वाला है। ये बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के लिए होने वाली है। जियो अपना सारा काम टियर 3 और टियर 2 सिटी में काम करने वाला है। कहने का मतलब यहाँ कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा क्योंकि जो हमारे मेट्रो सिटी है वहाँ कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है, बट जो हमारे छोटी सिटी होते हैं वहाँ पे कंपटीशन कम होती है। तो यहाँ पे वो आसानी से लो कंपटीशन पे काम करेगा और एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पे कैप्चर करने वाला है। इनका प्लानिंग बहुत अच्छा है, तो देखते हैं ये कैसे अपने आप को एक ग्रोथ यहाँ पे दे पाता है। क्या यहाँ पे डूब जाएगा या अच्छा मार्केट को करके दिखाएगा, कैसा बिजनेस करेगा, ये हमें फ्यूचर में ही पता चलने वाली है। तो देखेंगे आगे अगले फाइनेंशियल रिपोर्ट आता है तब समझ आएगा कि कैसे कैसे ये काम कर रहा है। तो चलिए अब हम जानते हैं जियो फाइनेंस के लिए ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर है, ऐसी कौन सी समस्या है या ऐसा कौन सा नेगेटिव पॉइंट है जो हमें अभी देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आता है एग्जीक्यूशन रिस्क। कहने का मतलब कंपनी ने अभी अनाउंस तो कर दिया कि वो म्यूचुअल फंड पे आएंगे, स्टॉक मार्केट पे आएंगे या फिर आपका इन्वेस्टमेंट पे आएंगे, आपका इंश्योरेंस पे आएंगे, लोन पे आएंगे, डिजिटल लोन पे आएंगे, ईएमआई पे आएंगे, बट अभी तक बहुत सारे काम अभी करके कंपनी ने नहीं दिखाया है। और जब तक कंपनी पे मतलब ग्राउंड फ्लोर पे आकर ये काम नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आने वाला कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। हवा हवाई बात पे तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, जब तक सारे डाटा हमें रिजल्ट पे ना देखने को मिले तब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो आप हाइप पे मत जाइएगा, जब तक परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा तब तक स्टॉक इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता है और हाइप के चक्कर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा आपका डूबते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। तो वेट कीजिए, कंपनी का रिजल्ट आने दीजिए, परफॉर्मेंस देख लेंगे, उसके बाद प्लान करेंगे कि क्या करना है। ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर यहाँ पे कंपनी के लिए होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि रिलायंस जो फाइनेंस सेक्टर में है एनबीएफसी की तरफ से काम करता है। कहने का मतलब एनबीएफसी पे हमेशा आरबीआई का बड़ा रूल आते रहता है, हमेशा कुछ न कुछ रूल चेंज होते रहता है। अगर कुछ ऐसा रूल आता है और एनबीएफसी पे कुछ समस्या आती है तो रिलायंस को भी एक बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो एनबीएफसी सेक्टर हमेशा रिस्क में रहता है, तो ये चीज़ जियो के लिए भी लागू होता है। तो देखते हैं रिलायंस मतलब जियो इसको कैसे मैनेज करता है और आरबीआई की तरफ से क्या रूल आते हैं। हमेशा आपको रूल पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि किसी प्रकार से जियो को नुकसान ना हो, और ये रिस्क फैक्टर हमेशा इंपॉर्टेंट इसके लिए होने वाला है। अभी तक कंपनी ने ग्रोथ तो नहीं दिखाई है, कहने का मतलब प्रॉफिट में तो ग्रोथ हुआ है बट बिजनेस ग्रोथ नहीं हुआ है। कहने का मतलब इनका जो भी प्रॉफिट आ रहा है कहाँ से आ रहा है, इन्वेस्टमेंट से, ना कि कोर बिजनेस से। कहने का मतलब अगर कोई बिजनेस काम करता है तो उसका प्रॉफिट कहाँ से आना चाहिए, खुद की बिजनेस से ना। कहने का मतलब जो काम करता है उससे आना चाहिए, बट जियो का प्रॉफिट अभी आ कहाँ से रहा है, उनके इन्वेस्टमेंट से। तो क्या ये सही है? नहीं। बिजनेस के हमेशा बिजनेस के कोर बिजनेस से हमेशा इनकम आना चाहिए, वही हमारे लिए बिजनेस का इनकम होता है। इन्वेस्टमेंट का इनकम अदर इनकम होता है। कहने का मतलब ये अभी तक जो प्रॉफिट आप देख रहे हो कुछ अच्छा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। जब तक कोर बिजनेस से प्रॉफिट ना आए तब तक हम बिजनेस को ग्रोथ करते हुए देख रहे हैं, ऐसा नहीं मान सकते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क यहाँ पे होने वाली है। जब तक कोर बिजनेस से इनकम आना स्टार्ट नहीं होता तब तक कंपनी से आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, हमेशा उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको रीड करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है फाइनेंस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंपटीशन वाली सेक्टर आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़े-बड़े ऑलरेडी कंपनियाँ बैठी हुई हैं, जैसे कि टाटा हो गया, बजाज हो गया, पेटीएम हो गया, आपका छोटे-छोटे बैंक हो गए, साथ-साथ आपके जितने सारे बैंक हैं ये सारे अभी हाथ फैलाकर बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक नए प्लेयर को उतरना क्या सही होगा? देखते हैं, ये तो हमें फ्यूचर ही बताएगा। बट अगर यहाँ पे देखा है तो मार्केट किसी भी तरीके से खाली नहीं है। यहाँ पे तगड़ी कॉम्पिटिशन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। तो देखते हैं कि जियो इसको कैसे मैनेज करता है और कैसे कंपनी को आगे लेकर के जाता है। अभी के लिए हमारे लिए रिस्क फैक्टर है, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं कि कैसे ये काम करने वाला है। जब ये काम करना स्टार्ट करेगा तो हमें पता भी चल जाएगा कि किस स्ट्रैटेजी से काम कर रहा है, क्या इससे कंपनी को फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। तब जाकर के हम इसको रिस्क फैक्टर से हटाएँगे या रिस्क फैक्टर पे ही रखेंगे। तो ये अगले क्वार्टर रिजल्ट में समझ आएगा कि कंपनी कैसे काम कर रहा है। तो आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा था, कंपनी के क्या-क्या पॉजिटिव साइड थे, नेगेटिव साइड थे, फ्यूचर प्लानिंग क्या था।
इन सारी बातों को देखकर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जियो के पास पैसा है, ताकत है, मौका है, बट इसके रिस्क को इग्नोर करना बेवकूफ़ी ही होगा। कभी भी हाइप में ना बहे और समय के साथ इसके बारे में जानकर ही स्टॉक पे या किसी भी कंपनी पे निवेश करने के बारे में सोचें। तो चलिए हम थोड़ा सा लास्ट इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी अभी फाउंडेशन बेस में है, तो असली ग्रोथ ये फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 तक बताएगा कि कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है। कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है, कहने के बाद अलग अलग फील्ड में काम करने स्टार्ट कर दिया है, तो इसका रिजल्ट भी हमें 1 से 2 साल बाद देखने को मिलेगा। कंपनी पे कभी भी निवेश करना चाहते हैं तो फोमो में ना घुसें, प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही घुसें। कभी भी किसी के कहने या सुनने पे ना जाएं, प्रॉपर अपना रिसर्च या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइस की बात से ही कंपनी पे निवेश करने की कोशिश आप कीजिएगा। लास्ट बात, अंबानी है तो भरोसा है, टाटा है तो भरोसा है, वैसे ही अंबानी है तो भरोसा है। कहने का मतलब अंबानी ने काम स्टार्ट किया है, कहने का मतलब वो कोई ना कोई रोड मैप या कोई ना कोई प्लानिंग के साथ यहाँ पे स्टार्ट किया होगा। तो अब 2 साल 4 साल वेट कीजिए, देखो कि कैसे ये स्टॉक काम करता है, कैसे ये कंपनी अपना परफॉर्मेंस दिखाता है। उसके बाद आप अपना फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप अग्रेसिवली घुसना चाहते हैं तो आपको इतना बड़ा रिस्क भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी क्या काम करती है, कैसे करती है, क्या बिजनेस है, क्या प्लानिंग है, सारी चीज़ें, क्या रिस्क फैक्टर है, सारी चीज़ें आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, हमारे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो पे।